हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें 60 से 70% वही क्वेश्चंस आते हैं जो ऑलरेडी आ चुके होते हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना शुरुआत करते हैं आज का सेशन इस क्वेश्चन के साथ। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड से। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से ग्रहित की गई थी। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संवैधानिक तत्वों को लिया गया है, जैसे संसदीय सरकार की अवधारणा को इंग्लैंड से, प्रस्तावना को अमेरिका से तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से। यदि आप एनटीपीसी की या आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो देखनी ही होगी यदि आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद में जितनी भी इसमें पहले भी वीडियो अपलोड है वो सब देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस से। संविधान में भाईचारे की भावना कहां से ली गई है? फ्रांस से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसका विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2/4/2016 शिफ्ट तीसरी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ से। मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इस संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। इसमें मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये ऑप्शंस हैं, आप कोशिश करिएगा इसका सही जवाब देने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसका स्रोत जर्मनी का बीमर संविधान है, जिसके तहत 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है, जबकि मौलिक अधिकारों के प्रावधान का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका, संघीय व्यवस्था का स्रोत कनाडा एवं संसदीय शासन प्रणाली तथा विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे प्रेरणा प्राप्त करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रशियन क्रांति से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कहां से है? रशियन क्रांति से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से प्रेरित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी से। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना किससे अलग होकर के बना है? आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। यह राज्य भारत के हैदराबाद नामक राजवाड़े के तेलुगु भाषी क्षेत्रों से मिलकर बना है। तेलंगाना शब्द का अर्थ है तेलुगु भाषियों की भूमि। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराज्यपाल। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी कौन होता है? उपराज्यपाल। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारी उपराज्यपाल अथवा लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा कंट्रोल होता है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें पुदुचेरी और दिल्ली में विधानसभा गठित है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा अभी निलंबित स्थिति में ही है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था? कब हुआ था? यह हुआ था 1960 में, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन। 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों का गठन किया गया। 1963 में नागालैंड, 1966 में पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन, 1972 में मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। किसी भी राज्य की सीमाओं को अगर बदलना है तो ये पावर किसके पास है? संसद के पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण एवं पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, जिनके अनुसार संसद कानून बनाकर निम्नलिखित कार्य कर सकती है। जैसे नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य क्षेत्र में विस्तार करना हो, या किसी राज्य क्षेत्र को घटाना हो, या किसी राज्य की सीमाओं को बदलना हो, आगे भी, या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो अभी पढ़ा था हमने ये क्वेश्चन, इसका सही जवाब है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से पृथक कर अलग राज्य बनाने की घोषणा की गई। इस अधिनियम के तहत 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना था। इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। अब भारत में केवल 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को राज्य सूची से हटा दिया गया है अनुच्छेद 370 हटाने के कारण, और यह 2 भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए हैं। अब भारत में केवल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? तो वही क्वेश्चन है, 29वां राज्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। ये किसमें? आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, यानी राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? इसके तहत भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंधन एवं शर्तों पर वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 3 समझते हैं। आर्टिकल 3 कहता है कि इसके तहत नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन भारतीय संसद विधि द्वारा कर सकती है। अनुच्छेद 4, पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां इसी अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आती हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर के लिए क्या है? आर्टिकल 35A में विशेष प्रावधानों का उल्लेख है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को शक्ति प्रदान करता है तथा उन स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है, जबकि यह अनुच्छेद अन्य राज्य के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के अधिकार से वंचित रखता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को दो भागों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 28। तेलंगाना, माफ कीजिए, माफी चाहूंगा। तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में जो राज्यों की संख्या है वो 29 है। ठीक है, तेलंगाना ही तो 29वां राज्य था, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था हमने, 2014 में बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में, 1950 में। सन 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अभी भी है। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलकर 1950 में उड़ीसा भारत संघ में स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड के लिए। नागालैंड के लिए क्या है? विशेष प्रावधानों का उल्लेख। और ये किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? अनुच्छेद 371A में। आर्टिकल 371A में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया, जबकि विशेष प्रावधान वाले राज्य एवं उससे संबंधित अनुच्छेद ये नीचे दिए हुए हैं, जैसे पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र एवं गुजरात ये आर्टिकल 371, नागालैंड आर्टिकल 371A, असम आर्टिकल 371B, मणिपुर आर्टिकल 371C और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आर्टिकल 371 और डी। डैश 1949 में भारत का हिस्सा बना था। कौन सा बना था? तो त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा बना था, ऑप्शन डी करेक्ट है। त्रिपुरा 1949 में भारत का हिस्सा बना था। स्वतंत्रता के पश्चात त्रिपुरा वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा बना तथा 1 जुलाई 1963 ईस्वी को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे चलकर 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 8। ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा मेघालय का। 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था। मेघालय का 21 जनवरी 1972 को, तेलंगाना 2 जून 2014, उड़ीसा 26 जनवरी 1950 और गोवा को 30 मई 1987 में। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य था? 29वां। और अभी देश भारत में, हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? 29। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? कौन सा बनाया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा होगा?
ये तेलंगाना ऑप्शन बी, ये कब बनाया गया था? 2 जून और 2014 को, आंध्र प्रदेश से अलग करके। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। यह भारत का 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। किसकी? हैदराबाद को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती को विकसित किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35 और 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को दो भागों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को डैश और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। तो रिपीट क्वेश्चन है, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी 29वां। सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? तो ये बना था 1975 में। 1975 में 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1967 में। 1967 में गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। 16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में गोवा ओपिनियन पोल करवाया था। यह संपूर्ण देश में करवाया गया। यह प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध था। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड फ्रॉम आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। तो अनुच्छेद एवं अनुसूचियां से, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स से रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल हैं? ये ऑप्शन है, आप बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में। ये कौन सी में? 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 10वीं अनुसूची दल बदल प्रणाली से संबंधित है। 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में राजभाषा देखने को मिलती है और 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो देखिए, अभी पढ़ा था हमने 8वीं अनुसूची में राजभाषा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को, और 1992 में, देखिए एक तो 21वां संविधान, पहले कितनी थी? शुरुआत में थी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं थी 14 थी, और 21वां संविधान संशोधन हुआ, इस कब हुआ था? 1967 में। इसमें सिंधी को जोड़ा गया। फिर 1992 में 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था, नमक से ध्यान रखते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। देखो ये, ठीक है, आप नमक से याद रख सकते हो, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो ये कौन सा 92वां संविधान? 1992 की बात थी, 1992 की। संविधान संशोधन कौन सा था? 71वां। तो कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। फिर 2003 में ये 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो और इन सभी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 22 भागों में समूहबद्ध किया गया था, ठीक है। लेकिन अभी ये भारतीय संविधान के, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 25 नहीं है और ये पुराना क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से 22 ठीक है। हालांकि हाल फिलहाल में जो संविधान में
जो टोटल पार्ट हैं वो हैं 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद को 22 भागों में समूहबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, इसमें 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन बाद में संशोधनों के द्वारा 3 नए भागों को सम्मिलित किया गया, जिससे वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। हालांकि अभी भी संविधान में कुल 22 भाग ही हैं, किंतु जब उपभागों को जोड़ा जाता है तो 25 भाग हो जाते हैं। अप्रैल 2022 तक जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ डैश अनुच्छेद हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 448। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अप्रैल 2022 तक की जानकारी के हिसाब से संविधान में 12 अनुसूचियों में कितने अनुच्छेद हैं? 448 हैं, लेकिन शुरुआत में कितने थे? 395। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं पहले मूल संविधान में। वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग, ठीक है, और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को डैश सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। अर्थात भारतीय संविधान में केंद्र के बीच विधायी शक्तियों के रूप में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं। प्रथम संघ सूची में रक्षा, संचार, विदेश नीति आदि का उल्लेख किया गया है, जहां केवल केंद्र के कानून प्रभावी हैं। द्वितीय राज्य सूची, जिसमें स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, सार्वजनिक व्यवस्था आदि का उल्लेख है, जहां राज्य सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है। तीसरी समवर्ती सूची, जहां संसद व राज्य विधायिका दोनों कानून बना सकती हैं। राज्यों के कानून पर आपत्ति की स्थिति में संसद को यह शक्ति है कि वह स्वयं कानून बनाए जो सभी राज्यों पर लागू होगा। कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया आदि उल्लेख हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो ये जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन पहला हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर परिषद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर। इसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद की संरचना, शक्तियों और कार्यों से संबंधित अन्य प्रावधान भी हैं। और अगर आपसे पूछे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है, तो आप बता देना 101, आर्टिकल 279A और संविधान संशोधन 101। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार का संसदीय स्वरूप। बी करेक्ट है। सरकार का संसदीय स्वरूप में भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। सरकार के संसदीय स्वरूप के कारण भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। भारत में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की प्रणाली अपनाई गई है। शक्तियों का पृथक्करण संघीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, 30 जून और 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अनुसूचियां हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 341। आर्टिकल 341 ये संसद को ये पावर देता है कि जातियां, उपजातियों, जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या उसको बाहर करने की शक्ति रखता है। आर्टिकल 341 यह राष्ट्रपति को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर आदि। आर्टिकल 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार। आर्टिकल 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सामान्य नियम का एक अपवाद है? यदि प्रधानमंत्री संसद को ऐसा करने के लिए कहते हैं, नहीं, ये तो अपवाद नहीं है। यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, नहीं। यदि राज्य के राज्यपाल इसकी आवश्यकता को प्रमाणित करते हैं, यदि न्यायपालिका संसद को ऐसा करने के लिए कहती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है तो संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। इनमें केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी विषयों का विभाजन किया गया है। अवशिष्ट विषय केंद्र को हस्तांतरित किए गए हैं, किंतु राष्ट्रीय हित से जुड़े अन्य विषय जो राज्य सूची में अनुसूचित हैं, यदि उन पर कानून बनाने हेतु राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को हस्तांतरित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकारिता आर्टिकल 124 में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 75 में तथा वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1A में है। ये सभी आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 72 क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान। और ये आर्टिकल 161 गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल जो होता है उसके द्वारा क्षमादान। और आर्टिकल 124 ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। आर्टिकल 75 ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल ये 19 राइट टू स्पीच यानी बोलने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 72 डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 आता है समवर्ती सूची के। समवर्ती सूची के अंदर वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। भारतीय संविधान में कार्य व दायित्वों के निर्वहन के लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। संघ सूची संघ के अधीन होती है और राज्य सूची राज्य के अधीन। समवर्ती संघ और राज्य दोनों के अधीन होती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय हैं। कौन कौन से? शिक्षा,
वन, नापतौल, वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण व न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आपसे पूछ लेगा कि ये जो 5 विषय हैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन है। कब? 1976 में हुआ था। इनमें से कोई भी रख देगा, 3 कुछ और होंगे, एक इनमें से होगा शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीवों, पक्षियों के संरक्षण, न्याय प्रशासन से, और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा राज्य सूची में शामिल नहीं है या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब देखिए, अभी शिक्षा यहां पर है ना, शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव, पक्षियों के संरक्षण, न्याय प्रशासन, ये पहले राज्य सूची में हुआ करते थे, अभी समवर्ती सूची में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समवर्ती सूची। शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो वही क्वेश्चन है, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, या फिर इसके ऑप्शन और देख लीजिए। ठीक है, एक है अस्पृश्यता का उन्मूलन, या फिर ये तुम्हारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो पहले क्या थे इसके ऑप्शन? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, तो यही हो जाएगा, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। ठीक है, इसको निजता का अधिकार भी बोल देते हैं। ये किसमें आता है? आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 से क्या कहता है? इसके अनुसार 6 से राज्य की बात हो रही, 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया। अगला है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये इसी के अंतर्गत आता है, 21 के आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21A में किसका उल्लेख है? तो अभी पढ़ा था हमने, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार की व्याख्या कौन से आर्टिकल में की गई है? देखिए वही क्वेश्चन है, बस घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। 21A में संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 21 है ये। ठीक है, 21 के तहत ही क्या है? जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक स्वाधीनता। जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 21 में। जीने का अधिकार आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 22 में नागरिकों को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, बाल श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बालक को कारखानों तथा अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 और 21 को इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म सम्राट यानी स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 20। भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 20 आरोपी व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर कौन थे? आर्टिकल 370 के मुख्य मसौदाकार। आर्टिकल 370 के मुख्य मसौदाकार एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। जब भारत आजाद हुआ तब कश्मीर पर डोगरा राजवंश का शासन था। उस समय डोगरा राजवंश के राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43 में क्या है? कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी या आदि का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में यह प्रावधान है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या करता है? ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निश्चित। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सहकारी समितियों से। ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 43 भी जो भाग 4 में है, सहकारी समितियों। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ये क्या कहता है? ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है, जो मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करता है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं या कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय की बात हो रही है ना। उच्च न्यायालय तो आर्टिकल
226 के तहत। अगर सुप्रीम कोर्ट का होता तो आर्टिकल 32। और इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 56, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेंगे। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? इनमें से 280। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग से संबंधित है आर्टिकल 280। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड को। नागालैंड को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 बी असम के लिए, 371 सी मणिपुर के लिए और 371 डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्य का गठन हो या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 को पढ़िए। अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 10 नागरिकों के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 10। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? कौन सा है वो, बताइए इनमें से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित प्रदेश नहीं है। यह इनर लाइन परमिट LILP इनर लाइन परमिट प्रणाली के अंतर्गत आता है। संविधान की 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 244 के 2 और अनुच्छेद 275 के 1 के तहत यह विशेष प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? तो क्या है इसका सही जवाब, बताइए आप। ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वो माफ कीजिए ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 301। 44वें संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। इस संशोधन से पहले
यह आर्टिकल 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु संशोधन के पश्चात इस अधिकार को आर्टिकल 300 क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची का प्रावधान है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत आती है। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय हैं पुलिस, भूमि, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, कृषि और गैस। संघ सूची के और भी हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बता दिए इसमें। संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषय हैं विदेशी मामले, रेडियो टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, निगम कर आदि। और समवर्ती सूची के अंतर्गत विद्युत, वन, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन योजना, सामाजिक नियोजन या गोद लेना आदि। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 110 में। संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक वित्तीय मामलों में जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित है। धन विधेयक लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है तथा पारित होने के उपरांत राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को स्वीकृति देनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट टू इक्वलिटी 14 से लेकर 18 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकारों का उल्लेख है। यह अधिकार न्यायालय में बाध्य योग्य हैं, लेकिन डीपीएसपी नहीं है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता बराबर होगी। और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है और ये उपाधियों का अंत करता है। आर्टिकल 18 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। 23 से लेकर 24 तक ये एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 से लेकर 30 तक अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख है। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसका मतलब समझ रहे हैं, छुआछूत, अनटचेबिलिटीज। संविधान के निम्न अनुच्छेद में कौन सा हम समानता का अधिकार देता है? तो राइट टू इक्वलिटी, ये तो 14 से लेकर 18 तक है। ऑप्शन ए, माफ कीजिए, बी सही हो जाएगा। आर्टिकल 17, ठीक है, ये हो गया। अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर। समानता की अवधारणा को परिभाषित करता है अनुच्छेद 14। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? चलिए बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 448। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उस समय मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। अक्टूबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। वर्तमान में 2021-22 में अनुच्छेदों की संख्या 470 हो गई है, ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद 395 ही हैं। चलिए, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे डैश अध्यायों में विभाजित किया गया था। देखिए, प्रारंभ के समय पूछ रहा है तो तब तो कितने थे, आप बताओ कितने थे?
22। ठीक है। भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो लागू होने के समय पूछ रहा है 395 थे। भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। ठीक है। अगला कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? बताइए कौन सा करता है? तो अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, ये आर्टिकल 29 हो जाएगा, जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अगला कह रहा है कि आर्टिकल 29 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी तुम्हारा सही है, अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो जिसने भी इसका जवाब पहला दिया है आर्टिकल 40, वो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाए। आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्बाध मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, डी सही हो जाएगा, 18, अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 25 क्या करता है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 23 मानव के दुराव्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? किस अनुच्छेद में है? तो यह है आर्टिकल 243, डी करेक्ट है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 270 उद्ग्रहित कर और उनका राज्यों तथा संघ के बीच वितरण। आर्टिकल 243 पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरचना, शक्तियां एवं उत्तरदायित्वों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 51A ये मूल कर्तव्य से, फंडामेंटल ड्यूटीज से, जो यूएसएसआर से ली गई थी। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 112 को। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। 112 तुम्हारा केंद्रीय बजट हो गया। 102 संसद सदस्यों की निरर्हताएं। 101 संसद में स्थानों का रिक्त होना और 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 263। 263 क्या कहता है? यह कहता है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है।
अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 360। 360 में वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व को खतरा है। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? अभी पढ़ा था हमने, बताइए क्या जवाब है इसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नहीं, 368 नहीं पढ़ा हमने, वो 360 था, है ना। 368 तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होता है जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 368 ये भाग 20 में है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है और भाग 20 में। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के आशय वाले विधेयक दो प्रकार के होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368(2) में विधित संसद के विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन या संसद के विशेष बहुमत एवं कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। संविधान संशोधन का एक अन्य प्रावधान है जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। अतः संविधान संशोधन कुल 3 प्रकार से किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है? तो अभी पढ़ा था हमने, यह है आर्टिकल 368 जो भाग 20 में है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और सेशन आपको आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।